पाकिस्तान जहां अपनी हरकतों से देश को डुबोता जा रहा है, ऐसे में अब पाकिस्तान की आर्मी पर चौंका देने वाला खुलासा सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिन्हा। सवाल 10 बजे में आपका स्वागत है। पाकिस्तान की सेना पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। सिंध की आजादी की वकालत करने वाले अलगाववादी संगठन जय हिंद के मराज के अध्यक्ष शफी बुरफत ने पाकिस्तानी सेना को भाड़े की माफिया की तरह काम करने वाला संगठन बताया। उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी की प्राथमिकता सिर्फ पैसा कमाना है, न कि देश की विचारधारा, नैतिकता या राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना। शफी बुरफत ने कहा कि पाक सेना ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का इस्तेमाल अरबों डॉलर की सहायता हासिल करने के लिए किया है। उनका आरोप है कि सेना ने सहयोगी देशों के साथ धोखा दिया और वैश्विक अस्थिरता का फायदा उठाया ताकि अपनी जेबें भर सके। बुरफत ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी सेना पेशेवर बल नहीं रह गई है, बल्कि एक धन लोलुप गिरोह के रूप में काम कर रही है, जो नैतिकता की जगह पैसों को प्राथमिकता देती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस प्रवृत्ति ने पाकिस्तान की वैश्विक साख और राष्ट्रीय एकता दोनों को कमजोर कर दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, हमारे साथ कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ेंगे, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे और हमारे साथ तैयब बलूच पत्रकार पाकिस्तान के जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। सबसे पहले अनुज माथुर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जय हिंद। पाकिस्तान की सेना पर जो आरोप लगे, आरोप गंभीर है, लेकिन ये बात हम और आप जानते हैं कि इसमें सच्चाई भी है। आशीष, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ओपनिंग स्टेटमेंट से डिसएग्री करना चाहता हूं। आपने कहा कि एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसमें चौंकाने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ये सत्य है, ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। चौंक तब होती है जब आपको कोई अचानक से नई चीज सुनाई दे जाए। ये बिल्कुल पूरी तरह से ये सत्यापित बात है, सिद्ध हो चुकी है कि पाकिस्तानी आर्मी का काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। देखिए, 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं उनकी आर्मी के कैरेक्टर के बारे में। सबसे पहली बात तो ये बहुत सीवियरली रेडिकलाइज्ड धार्मिक कट्टरता के कैसे ओत प्रोत, इसका मैं आपको 1971 का उदाहरण दूंगा। धार्मिक कट्टरता उनका मेन इशू है, पहली बात। दूसरी बात, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉमर्शियल जो बिजनेस हाउस जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा बिजनेस हाउस पाकिस्तान की आर्मी है। अगर मैं लिस्ट करना शुरू करूंगा तो आपका पूरा प्रोग्राम उसी लिस्ट में खत्म हो जाएगा। कितनी चीजें, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्कूलिंग हो, एजुकेशन हो, हर जगह पाकिस्तान की आर्मी इस प्रकार से लिप्त है कि वो वहां से सिवाय पैसा कमाने के कुछ नहीं कर रहे। ये देखने की बात है कि पाकिस्तान में जहां आज अर्थ संकट मौजूद है, उस समय पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स इस प्रकार रह रहे हैं जैसे कोई पुराने जमाने के राजे महाराजे होते थे, जिन्होंने जब रोम जल रहा था तो कोई बांसुरी बजा रहा था। उस प्रकार की चीजें वहां पर आपको देखने को मिल रही है। जो पैसा आता है, उस पैसे का बल्क जो है वो मिलिट्री ऑफिसर्स। आप देखिए किस प्रकार से सबसे बड़ा लैंड माफिया, आशीष, सबसे बड़ा लैंड माफिया कहूंगा मैं उसको, वो पाकिस्तान की आर्मी है। उसकी आप देखें, पाकिस्तान की आर्मी के पास लगभग 12% जो लैंड है वो पाकिस्तान की आर्मी के कब्जे में है, देश की। आप सोच सकते हैं कि किस लेवल तक उनका ये भ्रष्टाचार जो है वो जा चुका है। आज आर्मी के जल रही उनको 100 एकड़ उपजाऊ जमीन लाहौर के पास या गिफ्ट की गई थी जब वो रिटायर हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने, पाकिस्तान की आर्मी ने ये पूरा विचार करके रखा हुआ है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बना लो। शक्तिशाली का अर्थ यह है कि आप वहां की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल रखो, और दूसरा, वहां के लोगों के ऊपर इतना दबाव बना करके रखो कि वो आपकी बात मानने को वो हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं धार्मिक कट्टरता की जब हम बात कर रहे थे 1971 में जो एट्रोसिटीज बांग्लादेश में, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में की गई थी, उनमें मुस्लिम महिलाओं के साथ इस वजह से अत्याचार किया गया क्योंकि वो हिंदू लाइक लेडीज थी। वो मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम भी वहां पर साड़ी पहनती थी और इस वजह से उनके साथ अत्याचार किया गया। तो ये वो आर्मी है जो कुछ भी उनके कोई उनका कोई जो इन्होंने कहा है, हमारे सिंधी जो लीडर हैं, इन्होंने कि उनका कोई दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं है।
उनका जो धार्मिक कट्टरता वाला जो रेडिकलाइज्ड माइंड है। देखिए आशीष, ये बात, इस सेंटेंस को मैं कई दफा कह चुका हूं, दोबारा रिपीट करूंगा कि जो वायलेंस ऑफ ए रेडिकलाइज्ड माइंड होता है वो बहुत खतरनाक होता है, और यही वायलेंस ऑफ ए रेडिकलाइज्ड माइंड आपको देखने को मिला था 1971 में, और यही आज की तारीख में, आज आप देखें वो अपने खुद के लोगों पर F-16 फाइटर से हमले कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर गनशिप से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, किस प्रकार से वो बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में थिंग्स चीजों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इस बात को दिखाती हैं कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके रखना चाहती है। 4 बार डायरेक्ट मिलिट्री रूल, और वो मिलिट्री रूल कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए नहीं था। जियाउल हक ने 12 साल मिलिट्री रूल 76 से 88 तक, तो अयूब खान, याया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, उसके बाद पीछे से पूरी तरह से सेना को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करके रखना। अब किसी ने कुछ बात करने की कोशिश करी तो जो नवाज शरीफ का हाल हुआ था और या इमरान खान का हाल हुआ था, वही हाल होता है। पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा बनाए रखना चाहती है। उसका जो अपना प्राइमरी रोल है उसमें वो कहीं नजर नहीं आते। ये कहा जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि पाकिस्तान की एक अच्छी सेना है जिसने कोई युद्ध आज तक जीता नहीं और कोई इलेक्शन आज तक उन्होंने हारा नहीं। तो ये तो क्या शिवदान सर, क्या ये मान के चला जाए कि पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के लोकतंत्र और संविधान इन दोनों को अपने कब्जे में ले रखा है, या फिर पाकिस्तान की सेना जो कहे वही संविधान हो जाएगा और वही लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जाएगी? देखिए, मैं इसको 1947 से शुरू करूंगा। 1947 में जैसे ही भारत पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पाकिस्तानी सेना की नजर वहां पूरे देश पर थी, पाकिस्तान पर। उन्होंने ये पहले प्लान किया कैसे पूरी पाकिस्तान की जनता को यह महसूस कराया जाए कि तो हिंदुस्तान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हम ही तुम्हें हिंदुस्तान से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी वैलिड रीजन नहीं था पाकिस्तान के पास कश्मीर पर हमला करने के लिए, क्योंकि बंटवारा क्लियर हो चुका था। अंग्रेजी शासकों ने दोनों देशों की बाउंड्री अलग अलग बना दी थी, और उन्होंने 544 जो 46 रियासतें थी पूरे भारत पाकिस्तान में फैली हुई, उनके लिए कायदा कानून निश्चित कर दिया किस प्रकार से दोनों ये रियासतें जम्मू पाकिस्तान या हिंदुस्तान में विलय करेंगी। तो इसमें क्या जरूरत थी पाकिस्तान को कश्मीर पर हमला करने की, जबकि कश्मीर का उस वक्त इंडिपेंडेंट स्टेटस था, उसको इंडिपेंडेंट राज्य था वो। इसीलिए उसने पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर हमला किया, जिससे पूरे को दिखा सके कि देखो भारत कितना दुश्मन है और हम आपकी प्रोटेक्ट। इसके लिए पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने धार्मिक कट्टरपंथ का सहारा लिया और वहां की जनता को महसूस कराया केवल धार्मिक जो तुम्हारी वो है उसको केवल सेना मेंटेन कर रख सकती है। इसलिए उन्होंने मदरसों को इंकरेज किया और एक पूरे पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया। 80 के दशक में जब अफगानी सेना रूसी सेना अफगानिस्तान में आई थी, तो ये कोई देश कर सकता है कि अपने पूरे नौजवानों को दूसरे देश में आतंकवादी बना के भेजा जाए? तो ये केवल पाकिस्तानी सेना ने किया है। इसलिए आज पाकिस्तान जो जिसको कि पूरे विश्व को फूड सप्लाई करना चाहिए था, आज वो खुद खाना मांग रहा है। तो ये केवल इसलिए हुआ है कि वहां के जो नौजवान जिनको आर्थिक व्यवस्था में मदद करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाई क्योंकि वो आतंकवाद में लिप्त हो गए। नंबर 3 में बताना चाहता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है, भारत पाकिस्तान का अलग अलग जब निर्माण हुआ तो भारत में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म लागू किए गए, जमीनों का सुधार, जो जागीरदारी प्रथा थी, जमींदारी प्रथा थी, खत्म की गई और उसके बाद सब देश किसानों से जमीन बांटी गई। पाकिस्तान में केवल कुछ गिने चुने परिवारों के पास पाकिस्तान की 60% उपजाऊ जमीन है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी ऐसा वरिष्ठ सैनिक अधिकारी नहीं है जिसके फार्म पाक का अधिकृत कश्मीर में नहीं है या उसके आसपास नहीं है। वहां एक बड़े शान के साथ बात समझी जाती है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के पास लंबा चौड़ा फार्म हाउस होना चाहिए, जो सारे पाकिस्तानी जनरलों का पाक अधिकृत कश्मीर में फार्म हाउस है। इस प्रकार से जिस प्रकार से एक फ्यूडल लॉर्ड, जो सामंती, जो जमींदार हुआ करते थे, वो अपने प्रजा को शोषण करते थे, उसी प्रकार से पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान का शोषण कर रही है। इसके अलावा जो जैसे हमारे देश में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है,
जो कि देश जिनकी जो जो रिटर्न आमदनी होती है, जिनसे वो देश के निर्माण में काम आती है, गरीबों के काम आती है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि जनरल साहब ने बताया है, वहां के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का 50 to 60% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, सेना के कब्जे में है। तो उसका जो रिटर्न आता है पब्लिक सेक्टर, जैसे ऑयल का देख लीजिए या इवन प्रॉपर्टी डीलिंग देख लीजिए, मकान बिल्डिंग बनाने का, इनका सबका जो कंट्रोल है वो पाकिस्तानी सेना के हाथ में है, और उससे रिटर्न जो आती है वो केवल पाकिस्तानी सेना अपने लिए इस्तेमाल करती है। और सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जब देश में निर्मित राष्ट्र का जो एक प्रधानमंत्री है, तो आसिफ मुनीर क्यों ब्रिक्स सम्मेलन में चीन में उनके साथ गए, क्यों अमेरिका में गए, क्यों जो पॉलिसी मैटर्स हैं उन पर क्यों स्टेटमेंट देते हैं? तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान की सेना ने वहां पर प्रजातंत्र लागू होने ही नहीं दिया है, प्रजातंत्र नाममात्र का दिखावा है। मैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ से जो एक फेल होने के कगार पर है, उससे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान की सेना का असली चेहरा सबके सामने लाया जाए, और जो रेस्ट्रिक्शन संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलिट्री रूल के लिए लगा रखे हैं पूरे देश के लिए, उनको पाकिस्तान पर लगाया जाए। ठीक है, हमारे साथ तैयब बलूच साहब भी जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं पाकिस्तान के। तैयब बलूच साहब, शफी बुरफत साहब ने जो आरोप लगाए वो आरोप गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो सेना है वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का इस्तेमाल अरबों डॉलर की सहायता हासिल करने के लिए करती है। सेना ने अपने सहयोगी मुल्कों को धोखा दिया है और एकमात्र उनका मकसद यह है कि अपने सहयोगी मुल्कों से फायदा उठाना और अपनी जेबें भरना। तैयब बलूच जी, देखिए, उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं वो उनके अपने इल्जामात हैं, मैं तो उनको नहीं कर सकता। लेकिन जीए सिंध का जो एक हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक नेशनलिस्ट है बेसिकली। वो सिंध को पाकिस्तान से जो है वो अलग करने के हवाले से उनका एक पूरा एक स्ट्रगल है, एक पूरी अटेम्प्ट है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि सिंध के अंदर जो है उनको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो करनी पड़ती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से करनी पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है लीडर आसिफ अली जरदारी, इस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी है। उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, यानी पाकिस्तान खप्पे, एक खप्पे सीधी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहे। तो बहरहाल वो बाकी जो आरोप उन्होंने लगाई है, जो इल्जामात लगाए हैं, तो ये चीजें तो खैर इंटरनली बहुत सारी चीजें हैं जो चलती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक है सेक्टर है, या बहुत सारी लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है वो इस तरीके से इल्जामात लगाते रहते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि इन इल्जामात में जो है वो, हाँ, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जरूर है कि हमारी जो आर्मी है उसने बहुत सारी चीजों को इंक्रोचमेंट किया है, खसूसन सिविलियन जो इख्तियारात हैं उस पर भी उनकी जानिब से। अब देखिए, इसको मजमूई तौर पे जब हम कहते हैं तो आजकल ये एक टर्म जो है वो बड़ी मशहूर हो चुकी है पाकिस्तान में कि हाइब्रिड रजीम या हाइब्रिड निजाम सिस्टम। तो जब हाइब्रिड की बात है तो इसमें इसका आप समझ सकते हैं कि सिविलियन और मिलिट्री पार्टनरशिप के जरिए ही जो है मैटर चल रही है। अब ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सिर्फ बॉर्डर के ऊपर है और वो सिविलियन मैटर में इंडल्ज नहीं है। ये एक हकीकत है कि वो सिविलियन मामलात में भी इंडल्ज है, उसके बिजनेस भी है, उसके कारोबार भी हैं। वो बहुत ज्यादा फार्म, एग्रीकल्चर फार्म आज भी जो है वो होल्ड करती है। तो ये चीजें तो चल रही हैं। अब इससे हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो प्रोफेशनलिज्म है वो मुतासिर हुआ नहीं, लेकिन तैयब बलूच साहब, जिस तरीके से आप आराम से ये सारी चीजें कहते जा रहे हैं कि इनके पास फार्म हाउस है, इनके पास जमीनें हैं, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर सेना अपने फार्म हाउस, अपनी जमीनें या सेना के अधिकारी कैसे कर रहे हैं? क्या इसको लेकर वहां पर कोई विरोध नहीं होता या आवाज नहीं उठाई जाती? हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। देखिए, हाँ, आवाज उठाई जाती है। आवाज अभी हाल ही में आवाज उठाई गई है, और खसूसन जब मई का महीना था, जब आपकी जानिब से एक ऑपरेशन सदूर नाफिज किया गया, तो उसमें एक रीजन, एक कारण ये भी था। देखिए, मोदी जी ने एक थ्रेट किया पाकिस्तान को, खसूसन इंडस वाटर ट्रीटी का, कि हम पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप उस सिनेरियो में चले जाए तो उससे पहले पंजाब और सिंध का लड़ाई हो रहा था पानी पे, इंडस पे ही लड़ाई हो रहा था। और सिंध का ये था कि सिंध चूंकि आप उसे क्या कहते हैं कि पिछाड़ में है, यानी कि एंड टेल पे है,
तो सिंध का ये था कि आप हमारा पानी जो है वो पंजाब ले जाता है और हमें हमारे हिस्से का पानी जो है वो नहीं मिलता। और उस हवाले से जीए सिंध हो या इस टाइप की जितनी मूवमेंट्स थी, पूरे सिंध में एक बहुत ज्यादा मूवमेंट्स थी। अब वजह क्या थी पानी की? वजह ये थी कि पंजाब में, खासतौर साउथ पंजाब की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे एक एरिया है जिसे हम थर कहते हैं। तो थर चोलिस्तान, अगर मैं चोलिस्तान कहूं तो आप उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, भावलपुर रीजन के साथ चोलिस्तान का एक बहुत बड़ा जो सहरा है। तो उस टाइम ये अटेम्प्ट हुई थी कि वहां पे ग्रीन इनिशिएटिव नाफिज किया गया था अंडर दी मतलब आर्मी कमांड, आर्मी के अंडर एक ग्रीन इनिशिएटिव था। और उसमें मकसद ये था कि जो चोलिस्तान का जमीन है उसको जरखेज बनाया जाए और जो इंडस वाटर है या जो सिंधु दरिया का पानी है वो मोड़ के जो है चोलिस्तान लेके जाया जाए और चोलिस्तान का जो रेगिस्तान है उसको सहरा को जो है मुजरखेज बनाया जाए। तो यहाँ पे फिर सिंध में और आल पाक पूरे सिंध के अंदर बहुत बड़े मुजाहरे हुए। और सिंध का ये कहना था कि ऑलरेडी जो इरिगेटेड लैंड है और खसूसन जो सिंध की लैंड है उसको उसका ड्यू शेयर पानी का मिल नहीं रहा। तो जब उसको उसका हिस्सा नहीं मिल रहा तो फिर आप कैसे हमारे पानी पे कट लगा के एक सहरा को आप आबाद करने चले हैं? ऑलरेडी आबाद जमीनें जो है वो बंजर हो रही हैं पानी की अदम दस्तियाबी की वजह से। तो फिर ये किस तरीके से होगा? तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था, बहुत बड़ा मूवमेंट चला था। और उसमें इवन के जो हुक्मरान मतलब है हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी क़ियादत भी जो है वो शामिल थी। और जीए सिंध और इस तरीके से सिंध के अंदर जो दीगर नेशनलिस्ट पार्टी है वो भी, और इवन के आम सिंधी हारी, आम सिंधी मजदूर, आम सिंधी किसान भी जो है वो उठ खड़ा हुआ था। तो एक बड़ी, जिसकी वजह से फिर नहरें निकालने का जो मंसूबा था वो तर्क करना पड़ा। और वो ये मंसूबा ये था कि पंजाब गवर्नमेंट और आर्मी जो है वो मिलकर जो है ये एक बड़ा मंसूबा लॉन्च करना चाह रही थी, लेकिन सिंध की मुज़ाहमत की वजह से ये चीजें पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकी। तो इस हवाले से फिर मैं तो इस वजह से यही समझता हूं कि शायद आपके मोदी जी ने भी यही देखा कि जब पानी के ऊपर पंजाब और सिंध लड़ रहा है तो मैं क्यों ना पानी जो है इसको रोक लूं। तो मैं तो इस पूरे सिनेरियो को जो मई के अंदर हुआ उसमें इंडस वाटर ट्रीटी वाले मैटर को, तो मैं शायद इस सिनेरियो को इस तरीके से देखता हूं। तो बहरहाल वो फिर अवामी प्रेशर और दबाव की वजह से जो है वो मंसूबा फिलहाल तर्क कर दिया गया। मैं ये नहीं कह सकता कि खत्म कर दिया गया, फिलहाल तर्क कर दिया गया। शायद बाद में दोबारा इस चीज को उठाया जाए, ये किया जाए, लेकिन अफसोस इस चीज पे वाकई होता है। मतलब मेरा एक बीइंग अ जर्नलिस्ट एक ये स्टांस जरूर है कि पानी की पाकिस्तान को कमी है। तो जो इरिगेटेड लैंड है, जो ऑलरेडी जो है वो सैराब होती है नहरी पानी से, दरियाई पानी से, उसको पानी मिल नहीं पा रहा, तो आप हजारों एकड़ नई जमीनें या नए सहरा को आबाद करने चले हैं। तो भाई नए सहरा को आबाद करने से बेहतर तो यही है कि आप ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन मसला क्या है, वो आम किसानों की लैंड है। किसी के 5 एकड़ होगा, किसी का 10 एकड़ होगा, किसी का 20 एकड़ होगा, उनकी कौन सुनता है? यहाँ पे जो इनके बड़े फार्म है फिर वही जो है पॉलिसियों को भी कंट्रोल करते हैं और फिर वो नहरों को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। ये जाहिर तौर पर आप अपनी बातों को रख रहे थे, लेकिन एक बार मैं अनुज माथुर सर आपके पास, संजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजू जी, आपको आवाज आ रही है? नमस्कार जी जी बिल्कुल। संजू जी, ये जो आरोप लगे, देखिए तैयब बलूच साहब भी हैं, बड़ी उन्होंने साफगोई से उन सारी चीजों को उन्होंने कहा। हालांकि देखिए स्वीकार करना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में मीडिया की स्थिति क्या है इससे हम अनजान नहीं हैं। लेकिन देखिए इस बात में सच्चाई तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आखिर कब तक चलेगा? पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा? देखिए, मैं तैयब बलूच साहब को सुन रहा था और बड़ी साफगोई के साथ उन्होंने जो पाकिस्तान में जो सिंध और पंजाब प्रांत के बीच में पानी के विषय को लेकर के जो भी मतभेद हैं, जो भी विवाद हैं, और एक बड़ा आंदोलन भी चला, हमने देखा। वो जो पाकिस्तान की आंतरिक सच्चाइयां हैं, जो कड़वी सच्चाइयां हैं, उसको उन्होंने बड़े अच्छे से रखा और मैं उसके लिए उनको कॉम्प्लीमेंट भी करूंगा। और ये, लेकिन जहां तक पाकिस्तान की जो पूरी सेना की जो स्थिति है, तो एक बात बिल्कुल सच है, स्पष्ट है कि पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है। और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान पर शासन करती है, उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करती है। और मिलिट्री का तो उनका डोमेन अपना है ही घोषित रूप से, लेकिन अघोषित रूप से वो वहां के राजनीतिक सिस्टम को
वहां के आर्थिक सिस्टम को भी वो पर्दे के पीछे से टोटली कंट्रोल करते हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट का जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो एसेंशियली वो बिल्कुल सही जो एक रियलिटी बेस्ड प्रोनाउंसिएशन है कि वो एस्टेब्लिशमेंट ही है जो कि सारे पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पाकिस्तान में इस सेना ने और वहां की खुफिया एजेंसी ने वहां की जमहूरियत की जड़ों को हमेशा से कमजोर करके रखा, डे वन से कमजोर करके रखा और अपना कंट्रोल वो वहां पर बना करके रखते हैं। पर्दे के पीछे से आज भी पाकिस्तान की सेना ही पाकिस्तान पर शासन कर रही है और जब कभी वो पर्दे के पीछे शासन नहीं कर पाते तो वो फिर अपना सारा जो ड्रामा छोड़ करके पर्दे के सामने आ जाते हैं और पर्दे के सामने से शासन करते हैं। अभी तक की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आधे समय तक वहां पर सैनिक शासन लगभग रहा है, लगभग आधे समय तक वहां पर एक दिखावे का जो सिविलियन रूल, जो दिखावे की जमहूरियत और कठपुतली सरकारें वहां पर रही हैं। आज तक कभी भी पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री 5 वर्षों का अपना कार्यकाल एक साथ पूरा नहीं कर पाया। और पाकिस्तान में जो यदि कोई जमहूरियत का नेता प्रभावी बनता है, यदि उसको जन समर्थन मिलता है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान की सेना उसको बिल्कुल भी नापसंद करती है। और वो आप देख रहे हैं इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। इमरान खान ने लगभग 3 वर्षों पे जनरल बाजवा के सपोर्ट से ही, इमरान खान भी सपोर्ट से ही आए थे, इमरान खान को सेना ने ही बिठाया था। और उस समय शहबाज शरीफ और उनके जो मेन लीडर हैं नवाज शरीफ के साथ जनरल बाजवा के जो संबंध है वो कुछ बिगड़ने लगे और उसके बाद पाकिस्तान की सेना ने अपना पूरा जो समर्थन है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को देना शुरू किया और इमरान खान को सत्ता में बिठाया। लेकिन 3 वर्षों के लगभग कार्यकाल के बाद इमरान खान को ऐसा लगने लगा कि मैं भी कुछ हूं, मुझे भी प्रधानमंत्री का भी कुछ पद होता है। और इस तरीके का जो असर्शन, इस तरीके का जो उनका अप्रोच है जब उनके अंदर दिखने लगा और एक बार DGISI के अपॉइंटमेंट की जो फाइल है उन्होंने 15 दिनों तक प्रधानमंत्री कार्यालय में रोक ली। उसके बाद जनरल बाजवा ने उन्हें आईना दिखा दिया कि आपकी स्थिति अब मैं बताता हूं कि अब क्या है। यदि आप अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये पाकिस्तान की सेना को स्वीकार नहीं होगा। और उसी के जो DGISI के अपॉइंटमेंट का जो गतिरोध और जो एक डिस्प्यूट दोनों के बीच में, जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच में रहा, उसके बाद से इमरान खान के दिन जो है खराब होने शुरू हो गए। और आप देखिए तो उनको अपनी सत्ता भी गंवानी पड़ी और उसके बाद अभी वो वर्तमान समय में जेल में है। ऐसे ऐसे केसेस हैं कि उनको फांसी की सजा भी हो सकती है। और पाकिस्तान का यही इतिहास है कि कोई भी जमहूरियत का नेता यदि अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेगा तो या तो वो जेल में जाएगा या उसे पतली गली से विदेश भेज दिया जाएगा। और यदि ज्यादा परेशानी खड़ी की तो फांसी का फंदा भी तैयार है और उसके लिए भी वहां पर व्यवस्था वहां की सेना ने कर रखी। लेकिन वो अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। आयशा सिद्दीका ने एक मिलिट्री इंक करके किताब लिखी है, विदेश में रहती हैं और पाकिस्तान की सेना के ऊपर बहुत ही अच्छा उन्होंने एक विश्लेषण अपनी पुस्तक में किया था। बहुत पॉपुलर वो बुक हुई थी, द मिलिट्री इंक करके जो उसका टाइटल है। और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की सेना के बारे में बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना वहां पर पूरा एक बिजनेस एम्पायर चलाती है। छोटे से छोटे वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक में शामिल है। आर्मी वेलफेयर फंड, डेहरिया फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन, ये जो तमाम एनजीओ वगैरह के नाम दे करके ये जो पाकिस्तान की सेना के जो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो कंपनीज के सीईओ की तरह से कार्य करते हैं और आलीशान जीवन बिताते हैं। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया कि इनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस होते हैं और बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। अकूत संपत्तियां उन्होंने, जो भी पैसा अनुदान के तौर पर IMF से यहाँ वहां से जो आता है ज्यादातर उनकी जेब में चला जाता है। CPEC का भी पैसा जो चाइना पाकिस्तान को उसने दिया है उसका भी बड़ा पैसा पाकिस्तान की सेना के पास है। और ये जो पूरा इनका बिजनेस एम्पायर है उसकी ज्यादातर मनी अनअकाउंटेड है। अनअकाउंटेड जो मनी है, ह्यूज करप्शन है। और जाहिर है कि ये पाकिस्तान की सेना के जो जनरल्स हैं, जो वहां के ऑफिसर्स हैं, अपने ऐशो आराम में कोई दखल नहीं देखना चाहते। यही उनकी टॉप प्रायोरिटी रही है। और आवाम तो सेकेंडरी है, आवाम तो सेकेंडरी है। आवाम के अगर उन्होंने प्राइमरी रखा होता तो आज पाकिस्तान की हालत ना होती। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति है। अभी आपने देखा कि तैयब साहब ने बताया कि पानी को लेकर के ही दोनों के बीच में, सिंध पंजाब के बीच में टकराव है। वहां पर जो चोलिस्तान है, फार्म हाउसेस हैं और रेगिस्तान को जो है एक ऐसा आलिशान अपनी ऐशोगाह को बनाने का जो उनका नजरिया है, उसकी वजह से जो इरिगेटेड जो लैंड है उसका पानी वो काट रहे हैं।
जो कि सिंध के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और भारत ने तो जाहिर है कि कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए पहलगाम के आतंकी हमले की हमने सिंधु जल का पानी भी रोक दिया। और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कॉस्ट को इम्पोज करने की प्रक्रिया में हमें पता है कि पाकिस्तान में अंदर क्या चल रहा है, और उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो मिलिट्री रूलर्स की जो मुश्किलें हैं और जो उनकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर हमने सिंधु जल समझौते से भी इम्पोज की, और वहां पर एक आंतरिक गृह युद्ध की स्थिति है। तो ये जो पाकिस्तान की जो सेना जब तक पाकिस्तान के ऊपर अपना ऐसा ही कंट्रोल रखेगी, पाकिस्तान का भविष्य अच्छा नहीं बन सकता। पाकिस्तान में जमहूरियत की जो जड़ें हैं वो कमजोर करके रखी गई हैं, उसको कभी भी फलने फूलने नहीं दिया जाता है। जो भी इलेक्शंस होते हैं रिग्ड होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, और पाकिस्तान की सेना ही अल्टीमेटली डिसाइड करती है। अभी जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, हम लोग लगातार इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि अल्टीमेटली कोई जो शहबाज जो शरीफ जो खानदान है उसी का कोई बनेगा अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर। वही हुआ सारे ड्रामे के बाद कि इलेक्शंस, जमहूरियत, ये वो पाकिस्तान के जो मुख्य विपक्षी दल जो इमरान खान को और उनकी पार्टी के नेताओं को तो इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया। इमरान खान तो जेल में थे, उनकी पार्टी का जो सिंबल है बैट बल्ला जो उसको भी छीन लिया गया, और उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शंस लड़े, और इंडिपेंडेंट लड़ने के बाद भी वो बहुत सारी सीटें जीते। लेकिन अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की सेना ने सारी ऐसी कवायदे करके, सारी रिगिंग मैनिपुलेशन करके शहबाज शरीफ को बिठा दिया, और यही पाकिस्तान की सच्चाई है। जब तक पाकिस्तान के लोग इस बात को लेकर के जागेंगे नहीं, और जाहिर है कि अगर कोई जागने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर दमन भी होता है, ये भी हम जानते हैं। तो पाकिस्तान का जो आने वाला जो भविष्य है, शफी बुरफत साहब ने जो सारी बातें कही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की अगर हम बात करें दूसरे सेगमेंट में, मैं जरूर कहूंगा कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान ने धोखे दिए हैं, लगातार वो धोखा दे रहा है। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान का जो चरित्र है, जो मूल उसका चेहरा है, वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। लेकिन जो इसका अल्टीमेट जो खामियाजा है वो जाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम को, आम जनता को भुगतना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इससे जाहिर है कि भारत बहुत बड़ा एक विक्टिम रहा है पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इन्होंने भारत विरोध का सहारा लिया। अपनी सत्ता पे जब भी कोई खतरे आए, इनकी स्किल्स पर यदि जब भी कोई खतरे आए, तो इन्होंने भारत के फ्रंट पर कोई ऐसी हरकत करके सारा अटेंशन जो पाकिस्तान की आवाम का और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी भारत के फ्रंट पर डाइवर्ट करने की कोशिश की। और अभी भी पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ बड़ा हो जाए तो सारा उसका जो ब्लेम है वो वहां के जो हुक्मरान है वो भारत के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान में भारत एक्टिव है, खैबर पख्तूनख्वा में भारत एक्टिव है। अब तो ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं इधर से कि जो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है उसको इस्तेमाल करते हुए भारत पाकिस्तान में हमले करा रहा है। अब बताइए ये इस तरह के, मुझे लगता है कि मैं अनुज माथुर जी से इस पे रिएक्शन लूंगा कि अनुज माथुर सर, ये जो रिएक्शन की हर चीज में भारत को आगे कर दो, आवाम का ध्यान भटक जाता है। जो मूल मुद्दे हैं वहां से आवाम को भटकाकर भारत की तरफ लगा देना, और उसके बाद फिर अपनी सियासी जो रोटियां हैं वो सेकते रहना। बिल्कुल आशीष, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जिस देश की बुनियाद, एक तो मैं कर्नल उनसे थोड़ा सा शिवदान से थोड़ा सा एक बात को मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में, माफी के साथ कह रहा हूं, भारत का निर्माण 1947 में नहीं हुआ। भारत हजारों लाखों साल पुरानी संपदा है, सबसे सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। सिर्फ पाकिस्तान नाम का एक टुकड़ा भारत से अलग होकर के चला गया था, ये बात है। तो जहां तक सवाल उसका है, अब मैं आपको बताता हूं, जब वो पाकिस्तान नाम का टुकड़ा अलग हुआ भारत से, तब से लेकर के आज तक पाकिस्तान में जो भी शासन करने का प्रयास कर रहा है, शासन तो खैर सेना ही कर रही है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो भी ये वहां करने का प्रयास, उसके लिए जब तक एंटी इंडिया रेटोरिक को आप श्रिल से श्रिल तक नहीं बनाते जाएंगे, तब तक आप वहां पर सफल नहीं हो सकते। इसीलिए हर फेलियर को, हर जगह परेशानी को पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना भारत के मत्थे मढ़ती है, क्योंकि जैसे ही भारत का नाम लिया पूरा पाकिस्तान खुश हो जाता है कि हाँ भाई ये ठीक है। तो ये उनके पास एक बहुत बड़ा वेपन टूल है जिससे कि वो अपने लोग, जैसे कि आप कह रहे थे, अपने लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं
और जैसे ही वो भारत का नाम लेते हैं वहां के लोग समझना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये होगा। ये जो स्क्रिप्ट है आज जो पाकिस्तान पढ़ रहा है वो स्क्रिप्ट वर्बटम इन्होंने भारत की स्क्रिप्ट से लेकर के वहां पर इस्तेमाल की है। हमने जब कहा कि लश्कर आपके हमारे देश में ये कर रहा है, जैश ये कर रहा है, आप लश्कर आतंकवादी अड्डे वहां पर बना रहे हैं, आपका हाथ इसमें है, अब उनको जब उनके साथ इन्हीं लोगों ने उनके साथ उनकी पिटाई करनी शुरू करी, तो अब उनको लग रहा है कि अब हम यही बात कहना शुरू कर दें कि अफगानिस्तान को भी भारत इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोई दूसरा देश है उसको भी भारत इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहली बात। दूसरी बात, सर आई का जस्ट कम बैक टू सर, जस्ट 1 मिनट। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, देखिए ये जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1971 में, उसका एक बहुत बड़ा कारण पाकिस्तान की आर्मी थी। जिस प्रकार से जनरल टिक्का खान ऑपरेशन सर्चलाइट में उनको कहा जाता था कि वो बूचर ऑफ बंगाल हैं, जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर अत्याचार किए, उससे वहां की जनता में इतना रोष था कि वो किसी कीमत पर उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। अब वही अत्याचार बलोचिस्तान में हो रहे हैं, वही अत्याचार खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, और आगे जो मैं कहना चाह रहा हूं हम लोग सब समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूं। 71 जैसे हालात वहां पर पैदा होते चले जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आर्मी है जो किसी भी चीज के ऊपर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। और 1970s में जब जॉर्डन में फिलिस्तीनी वहां पर थे और वहां पर कोई विद्रोह जैसी चीज हुई थी, तो जनरल जियाउल हक उस समय ब्रिगेडियर थे, उनके नेतृत्व में पाकिस्तान की आर्मी ने जाकर के 25 से 30 हजार फिलिस्तीनियों को मारा था। यह उस समय कहा जाता था कि जितने फिलिस्तीनी जब से यह समस्या शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इजराइल ने नहीं मारे, उतने फिलिस्तीनी पाकिस्तान की आर्मी ने उस ऑपरेशन के बीच में मारे थे। ये पाकिस्तान की जो आर्मी है, इसको ये मैं बताना इसीलिए बनना चाहता हूं कि जैसे तैयब बलूच जैसे जो बहुत समझदार, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनको ये बात समझने की आवश्यकता है कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, प्रगति की राह पे चलना है, तो उनको आर्मी के जो बेसिक फंक्शनैलिटी है उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बात मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, 4 दशक से ज्यादा मैंने सेना में काम किया है, अगर आपका अटेंशन कॉमर्शियल एक्टिविटीज तो छोड़ दीजिए, कहीं भी जरा सा भी डाइवर्ट होता है, उसका आपके प्रोफेशनलिज्म पर डायरेक्ट असर होता है। और अगर आप देश की विदेश नीति, देश की राजनीति, देश के व्यवसाय, देश का कॉमर्स, देश का बिजनेस, हर चीज आप कंट्रोल करेंगे, देश की जमीन, देश का पानी, देश की एनर्जी, आप अपने प्रोफेशन के लिए टाइम कहां से लाएंगे ये मुझे बता दीजिए। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जो सेना इतनी चीजों में लिप्त होती है वो प्रोफेशनल हो ही नहीं सकती, नहीं है, नॉट पॉसिबल आशीष, नॉट पॉसिबल। अब मैं आपको एक दो बात और बताता हूं। अभी जो बांग्लादेश में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन गया, उस डेलीगेशन का कहा गया कि ये कॉमर्स के ऊपर या ट्रेड के ऊपर या इंटर रिलेशंस के ऊपर बातचीत करने गया। 100% एक भी सिविल उसमें एक आदमी नहीं था। 100% कॉम्पोजिशन उस डेलीगेशन का आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का बना हुआ था। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस, कॉमर्स, ट्रेड, हर चीज वहां की सेना कंट्रोल कर रही है। और जब सेना इन चीजों में लगती है तो प्रोफेशनलिज्म के लिए उसके पास टाइम होना संभव नहीं है। यह बात माननी पड़ेगी। और यह पाकिस्तान के हित की बात कर रहा हूं मैं। कोई देश नहीं चाहता, हम नहीं चाहते कि हमारे चारों तरफ अनस्टेबल एनवायरनमेंट बना रहे। पाकिस्तान के हित की बात है। अगर आप एक और 1971 नहीं चाहते, अगर आप एक और पाकिस्तान का हिस्सा बनना, टूटना नहीं देने चाहते, तो आपको इस रेडिकलाइज्ड आर्मी की मानसिकता से निकल के आना पड़ेगा। ये हसीम मुनीर ने कहा था कि 2 नेशन थ्योरी, हम डिफरेंट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, इकट्ठे हो नहीं सकते। जितने एट्रोसिटीज पाकिस्तान की आर्मी ने मुसलमानों पर करे हैं, उतने शायद दुनिया में किसी और ने नहीं करे। आप चाहे वो बंगाल देख लें, चाहे वो जॉर्डन में फिलिस्तीनी देख लें, आज भी पाकिस्तान की सेना अपने हथियार निकाल के तैयार खड़ी है कि मैं गाजा में जाकर के वहां फिर फिलिस्तीनियों का नरसंहार करूं।
तो ये जो बात आवश्यक समझने की है आशीष, वो बात ये है कि पाकिस्तान की सेना एक बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड सेना है। इसको अगर ये कहा जाए कि एक मैं ना पूरी तरह से इसको माफिया के से कंपेयर करना चाहता हूं। और आप देखिए, अगर ये इस प्रकार के का काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, पाकिस्तान की प्रगति होगी। ये सेना वो सेना है जो आतंकवाद को आज भी बढ़ावा देते चले जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई आशीष, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन को अपनी एक्सटेंडेड आर्म्स, अपनी आर्मी का हिस्सा मानते हैं। और अब इनको लगता है कि ये लोग इनके अड्डे जो हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में फर्दर वेस्टवर्ड्स लेकर के जा रहे हैं। ये जो आज के पाकिस्तान तहरीके तालिबान कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद यही लश्कर, यही जैश और यही हिजबुल मुजाहिदीन भी पाकिस्तान के खिलाफ हरकत करेगा। सांप अगर आप पालेंगे तो डसेगा आपको भी, ये बात समझने की है आशीष। ठीक है, हमारे साथ शिवदान सर हैं। शिवदान सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। ये कहना चाहता था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश का अलग से निर्माण कराया, केवल पाकिस्तान की सेना ही जिम्मेदार थी। आज दोबारा से जिस तरह से पाकिस्तान की सेना के कारण खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में आवाजें उठ रही हैं अलग होने की, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी हालात पाकिस्तानी सेना ने तैयार कर दिए हैं। जो ये शेख हसीना की सरकार गिराई गई है वो आईएसआई के द्वारा कराई गई है और वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया है, जिसके कारण पाकिस्तान की जो सेना ने शेख हसीना को वहां से भारत में शरण लेने के लिए मजबूर किया। और आज पाकिस्तान की सेना की तरह ही बांग्लादेश की सेना भी बांग्लादेश में एक अलग अपनी वो बना ली है, जिस प्रकार से पाकिस्तान की सेना ने बनाई है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान की सेना कितना नुकसान पहुंचा रही है इवन पड़ोसी देशों को भी, और अपना देश तो बर्बाद कर ही लिया है। आज बलूचिस्तान के लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यही पाकिस्तान की सेना थी। ये आप बताइए कि आपके नवाब बुख्ती थे, उन्होंने पाकिस्तान की सेना से भय खा करके गुफा में पर्वत की जो एक पहाड़ होता है उसके अंदर जाके छुप गए थे, गुफा के अंदर। वहां पर भी पाकिस्तान की सेना ने उनको ढूंढ करके उनको बुरी तरह से मारा। और आज बलूचिस्तान में जगह जगह आदमी अचानक गायब हो जाता है और पता लगता है कि पाकिस्तान की सेना ने उसको ले जाकर कहीं खत्म कर दिया है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से अपने खुद देश के राज्यों को ट्रीट करती है वहां की सेना, जिस प्रकार से बलूचिस्तान में अपना अत्याचार किया हुआ है, जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा किया हुआ है, वो इस प्रकार लगता है जैसे कि पाकिस्तान में कोई विदेशी शासक आ गया हो और वो वहां के जो जनता का मुंह बंद करने के लिए तरह तरह के अत्याचार करता हो, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने शुरू में हमारे देश में किया था और बाद में भी करते रहे थे। तो इसलिए जितना नुकसान वहां पर पाकिस्तान में और आसपास के देशों में पाकिस्तान की सेना फैला रही है, इतना कोई नहीं कर रहा है। इसी कारण से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अपने पड़ोसी देशों से, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे भारत हो, चाहे रूस हो, किसी भी देश से पाकिस्तान के ताल्लुकात सामान्य नहीं हैं। उसका एक ही कारण है कि पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ अपनी जो हरकतें की हैं उनसे पड़ोसी देश जो हैं उनमें डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की है, वो किसी को भी पसंद नहीं आया है। और इसीलिए पाकिस्तान के जो रिलेशन है सारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान ने ईरान पर हवाई हमले तक किए हैं, ईरान पर तरह तरह की बॉर्डर पर डिस्प्यूट किए हैं। तो ये किस लिए हो रहा है? केवल भारत के साथ नहीं हो रहा है, वो पूरे ईरान के साथ भी कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में तो के जो टीटीपी जो खड़ी हुई है, वो टीटीपी का मुख्य कारण है कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो दोहरा व्यवहार किया जा रहा था उसके विरुद्ध लड़ने के लिए टीटीपी ने हथियार उठाए। तो केवल पाकिस्तान की सेना के कारण ही पाकिस्तान का दोबारा से विघटन होगा। उसमें खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा और सिंध प्रांत अलग होगा। तो अभी से पाकिस्तान की जनता को चाहिए, और जो मेरे पत्रकार साथी पाकिस्तान में बैठे हैं उनको ये आवाज वहां की जनता में उठानी चाहिए कि हमें देश में प्रॉपर प्रजातंत्र चाहिए और पाकिस्तान की सेना का इन्वॉल्वमेंट केवल बॉर्डरों तक होना चाहिए। देश के आंतरिक भागों में क्यों नीतिगत
मामलों में पाकिस्तान की सेना अपनी कमेंट करती है। इस सब के बारे में आवाज उठाई जानी चाहिए और ये पत्रकार ही उठाएंगे जो वहां के देश जनता को ठीक है। अवेयर इस पर करेंगे एक इसके बारे में। रिएक्शन ले लेते हैं तैयब बलूच साहब से। तैयब बलूच साहब, कर्नल शुदान सिंह जी ने बड़ा क्लियर कहा कि इसको लेकर वहां के पत्रकारों को ही आवाज उठानी चाहिए। क्या वहां पर पत्रकारों की जो जमात है वो क्या सोचती है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए, जो पत्रकार है, जो सहाफी है, वो बेसिकली मुआशरे का आईना होता है और वो उसके कान और आंख होते हैं। वही जो है एक ओपिनियन मेकिंग में अपना किरदार अदा करता है। और पाकिस्तान में ये एक पुरानी डिबेट है, बड़े अरसे से है। यहाँ पे जो है वो हमेशा से डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो है उसको सपोर्ट करने के हवाले से सहाफियों का हमेशा से किरदार रहा। इवन के जब भी कोई ऐसी मूवमेंट चलती है जो प्योरली जमहूरियत के लिए होती है या किसी आमिर के खिलाफ चलती है, तो उसमें हमेशा जो जर्नलिस्ट हैं, जो पत्रकार हैं, वो हमेशा फ्रंट पे आपको मिलते हैं, जिसमें मेन चीज यही है कि अवाम को मजबूत किया जाए, अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाए। और इस हवाले से हमेशा सहाफियों ने अपना किरदार भी अदा किया। कई सहाफियों ने जो है इस हवाले से अपना उनका मतलब जाने भी जो है वो दी है। तो ये तो एक जनरल चीज है। दूसरी ये है कि अब देखें, एक रियलिटी है, वो एक चीज हकीकत बन चुकी है। अब जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में अब ये टर्म किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हाइब्रिड निजाम हुकूमत, मतलब जिसमें सिविलियन और मिलिट्री का एक मिक्सचर जो है वो हुकूमत हो। तो अब वो चीज हकीकत बन गई है। तो जब कोई चीज रियलिटी बन जाए और इतने एक्सपीरियंस से बने, इतने अरसे से, देखिए पहले ये जरूर था। देखिए इसमें आप हमें दाद तो दें कि पाकिस्तान में कितनी दफा मार्शल लॉ लगे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कितनी दफा फौजी आमिर बरह रास्त आके उन्होंने इलेक्टेड हुकूमतों को टॉपल करके अपनी निजाम हुकूमत कायम किया। लेकिन आप ये तो दाद दें कि पहली दफा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हमारी जुडिशरी ने जो है वो आर्टिकल 6 भी लगाया। मैं परवेज मुशर्रफ की अगर आपको बात करूं तो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का हुकूमत टॉपल किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का कार्रवाई चला। अब आर्टिकल 6 क्या है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में पहले आर्टिकल 5 आता है। आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि मैं आईने पाकिस्तान जो है उसको उस पर कारबंद रहूंगा। फिर आगे आर्टिकल 6 है कि जो पाकिस्तान के आइन को तोड़े, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ साजिश करे, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, यानी गद्दारी है, सजाए मौत है। तो परवेज मुशर्रफ ने जब इमरजेंसी नाफिज की, जब टॉपल हुकूमत को उठा के यानी कि इलेक्टेड हुकूमत को टॉपल किया, तो आईने पाकिस्तान को उसने मुअत्तल किया। तो आईने पाकिस्तान को मुअत्तल करने का मकसद ये है कि उसने जो है वो आर्टिकल 6 उसके का मुर्तकिब हुआ और आर्टिकल 6 में फिर उसको सजाए मौत दी गई। देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान की जुडिशरी ने, आपने तो जो है वो सहाफियों की बात की, मैं जुडिशरी की बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में ये फैसला जो है वो सुनहरे हरूफ में लिखा जाने के काबिल है कि हमारे जजेस ने ये लिखा कि परवेज मुशर्रफ को जो है वो सजाए मौत दी जाए और सजाए मौत देने के बाद उसका जो मतलब बॉडी है वो इस्लामाबाद की डी चौक पर लटकाई जाए, ताकि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो कि वो जो है इलेक्टेड हुकूमत को गिरा सके या वो जो है जमहूरियत को टॉपल कर सके या आमरीत को नाफिज कर सके। तो कहने को तो पाकिस्तान में ये भी एग्जांपल्स जो है वो बनी है और ये उन्हीं लोगों ने बनाई है जो जमहूरियत को आप सबसे बेहतर निजाम हुकूमत समझते हैं, जो ये समझते हैं कि अवामी फैसले अवामी हुक्मरान ही करे। तो बहरहाल ये चीजें तो रही हैं, लेकिन अब जो मौजूदा सेटअप है उसमें एक चीज बड़ी हकीकत खोल के सामने आती है कि मौजूदा सेटअप के अंदर जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं वो किसी हद तक यूं सुकड़ी है कि दूसरी साइड पे लेकिन तैयब बलूच साहब, क्या ये मान के चला जाए कि अब पाकिस्तान की आवाम ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि अब वहां हाइब्रिड मूड में ही सरकार चलेगी, यहां पर यानी सेना भी रहेगी और लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार भी रहेगी, यानी ये मान लिया जाए कि वहां की आवाम ने इस बात को स्वीकार कर लिया है? मेरे ख्याल में तो मतलब है अवाम एक्सेप्ट कर चुकी है। अब ये एक न्यू नॉर्मल आप कह सकते हैं, ये बन चुका है, अवाम मान चुकी है। देखें, जब हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो सारे सियासतदान मान चुके हैं, वो सारे सियासतदान उस सिमत हैं। अब उस सिर्फ एक तहरीक इंसाफ या इमरान खान वो एक साइड पे है
और बाकी जो है पॉलिटिकल जितनी भी क़यादतें हैं, जितनी भी पार्टीज हैं, वो दूसरी साइड पे हैं। तो इसी वजह से अब खान साहब की बात या पीटीआई की जब हम बात करते हैं, तो पीटीआई का तो अपना रोना रोना है, और उसका अपना रोना, वो कोई जमहूरियत की बात नहीं करती। वो तो खुद जो है फौजी बूटों में सवार होके आई थी ना, खुद उनके हाथ में पॉलिश थी, इमरान खान के हाथ में वो फौजी बूटों को पॉलिश करता था। जब फौज ने अपने बूट हटा लिए तो अब उसको फौज बुरी लगने लग गई, अब उसको जमहूरियत याद आ गई। और तो जब जमहूरियत, अगर उसके माइंड में जमहूरियत थी, अगर वो जमहूरी शख्स था, तो वो शुरू से ही सहारा लेके फौज का क्यों आया? तो अब उसको ये लग रहा है कि जी मैं जमहूरियत की बात करूंगा। तो इसी वजह से अब खान साहब का या बानी इमरान खान का जो मैटर है, तो वो भी एक कारण जरूर है कि जिसकी वजह से जो दीगर पॉलिटिकल फोर्सेज है, वो थोड़ी सी उनको प्रेशराइज किया जाता है कि अगर आप हमारे साथ नहीं चलोगे तो फिर हम खान को आजाद कर देंगे, और फिर खान आ जाएगा तो आप नहीं बचोगे। तो ये एक चीजें जो है वो चल रही है। पाकिस्तान का जो सियासत है वो कुछ इस तरीके से, इसमें सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसको हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दो एग्जांपल्स आपके सामने है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद हुए, और आपको पता है कि उसको किसने शहीद किया, किसने उनको तख्तेदार पे लटकाया। फिर उसके बाद यानी कि एक आमिर ने उनको तख्तेदार पे लटकाया, जियाउल हक ने उनको जो है वो एक अवामी मकबूल लीडर थे, उनको फांसी दे दी। उसके बाद उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद, उनको भी एक आमिर ने यानी कि परवेज मुशर्रफ ने उसी के दौर में ही उनको शहीद किया गया। अब तो फिर उसके बाद अगर वो पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी को देखती हैं, तो वो उसको तो फिर भुट्टो शहीद के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो असूल है, उस पर रहना चाहिए, या जो उसको जो है वो बेनजीर भुट्टो के प्रिंसिपल्स पे रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जानों के नजराने तो दिए लेकिन जमहूरियत पे कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अब जब मौजूदा सूरत हाल में हम देखते हैं, तो चाहे वो बेनजीर का बेटा हो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, या प्रेसिडेंट हो आसिफ अली जरदारी जो बेनजीर के शोर हैं, तो जब हम उनको देखते हैं, अगर वो इनके साथ ठीक तरीके से चल रहे हैं, तो फिर ये आप समझ सकते हैं कि अब हर चीज को ये उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। शायद किसी मौके की तलाश में हो कि मौका आए तो फिर इनको रेजिस्ट किया जाए। ठीक है, इससे पहले एक कमेंट संजीव श्रीवास्तव जी से लेता हूं। संजीव जी, आपने तैयब बलूच साहब को सुना, बड़ी साफगोई से उन्होंने सारी बातों को रखा। अब जरा ये बताएगा कि ये पाकिस्तान की लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है कि सेना और चुनी हुई हुकूमत एक साथ आएंगी। और जाहिर तौर पर चुनी हुई हुकूमत तो फैसला नहीं ले पाएगी, फैसला तो सेना ही लेगी। जी जी, देखिए ये जो न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, ये सच्चाई है, रियलिटी दिखाई देती है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। और इस तरीके की जो एक्सेप्टेबिलिटी और इस तरीके का जो सिस्टम को स्वीकार कर लेना, ये पाकिस्तान के भविष्य को और अधिक रसातल में ले जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपने स्वयं कहा आशीष जी, कि अल्टीमेट जो डिसीजन है वो तो मिलिट्री रूलर्स ही लेते रहे हैं, और आगे भी अगर ये न्यू नॉर्मल हो गया तो मिलिट्री रूलर्स ही डिसीजन लेंगे, और ये जो पाकिस्तान की जमहूरियत को हमेशा से कमजोर करके रखेगा। दूसरा, इस तरीके के जो न्यू नॉर्मल को जो एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो मिलिट्री के जो रूलर्स हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, और अपने हितों को, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, कि अपना आलीशान जीवन, अपनी ऐशोगाहें, अपने जो बड़े बड़े जो बंगले और विदेशों में जो संपत्तियां कर रखी हैं, जो पूरा बिजनेस एम्पायर चल रहा है, वो बदस्तूर चलता रहे। ये जो पूरा करप्शन का जो पूरा तंत्र जो वहां पर स्थापित कर रखा है वहां की सेना ने, वो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जाहिर है कि वो उनका जो फोकस है वो अपने ऐशोगाह पे ही रहेगा, ऐशो आराम पे ही रहेगा। अवाम के साथ वो हमेशा ऐसे ही सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते रहेंगे। दूसरा, एक समस्या पाकिस्तान की एक और भी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन भी है। पंजाब की ये जो मिलिट्री रूलर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपने सिर्फ ऐशोगाह के बारे में ही सोचते हैं, ऐशो आराम के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनका ये भी रहता है कि पंजाब में पाकिस्तान में जो अन्य जो इथनिक माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो बलूच हों, चाहे वो पश्तून हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो हमारे कश्मीरी हो, सभी के साथ उनका जो ट्रीटमेंट है वो देहन दर्जे का होता है, सेकेंडरी होता है। सबसे पहला उनका जो एक रहता है कि पंजाबी सुन्नी, पंजाब ही उनका एक सबसे प्यारा प्रोविंस है। पंजाब को कुछ नहीं होना चाहिए, सुन्नी सेक्ट को जो है कुछ नहीं होना चाहिए। शेष अन्य जो
चाहे शिया ही क्यों ना हो, चाहे वो अन्य और रिलीजियस माइनॉरिटीज को तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ क्या होता है, कितनी तेज गति से उनकी जो संख्या है रिलीजियस माइनॉरिटीज की लगातार बढ़ी है। सिंध प्रोविंस जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहां सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां पर आप देखिए तो बच्चियों को अगवा कर लेना और पूरा जो तंत्र होता है कट्टरपंथियों का, उसको पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस सपोर्ट करती हैं, अपनी शह देती हैं और अल्टीमेटली किसी भी जो है मासूम बच्ची का अपहरण करके उसका यहाँ वहां निकाह करा करके उसको उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और इस तरीके का भी जो तंत्र है। और वहां पर तो जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के अवाम के लिए इस तरीके का जो डोमिनेशन, जो पाकिस्तान की सेना का जो कंट्रोल है वो अच्छा नहीं है और उसके खिलाफ आवाजें भी उठी हैं, जैसा कि बलूच साहब ने बताया भी इस बात को कि कई ऐसे पाकिस्तान के जो जजेज रहे हैं, इन्होंने इसको आवाज को उठाने की कोशिश की। कई सिविल राइट एक्टिविस्ट पाकिस्तान में रहे हैं, उन्होंने ऐसी आवाजों को उठाने की कोशिश की। साथ ही साथ अगर पत्रकारों की बात करें तो कई ऐसे पत्रकार भी रहे हैं कि जिन्होंने इस तरीके की बातों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन पत्रकारों के साथ जो उनका जो हश्र हुआ आगे चल के वो बहुत ही बुरा हुआ। और मैं एक स्वयं मैं दिल्ली में एक पाकिस्तान के बड़े पत्रकार थे सलीम सहजाद, जब वो बहुत पहले भारत में आए थे और एक कॉन्फ्रेंस में मैं उनसे मुलाकात भी मेरी हुई थी और काफी अच्छा उनके विचार थे और वो पूरे भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में बड़े सकारात्मक विचार रखते थे। जब वो पाकिस्तान वापस गए तो उसके कुछ ही आई थिंक कुछ मंथ्स के बाद उनका जो शव है वो कहीं किनारे मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ उन्होंने बातें कर रखी थी। अभी हाल के समय में आप देखिए तो एक पाकिस्तान के पत्रकार की केनिया में जाकर के, जो केनिया कितना दूर अफ्रीका के देश में जाकर के उनकी हत्या हुई और इसके संदर्भ में जब पाकिस्तान में जबरदस्त विरोध हुआ तो पाकिस्तान के जो DGISI को एक रेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इंटेलिजेंस एजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती, लेकिन जो DGISI को सामने आकर के ये बताना पड़ा कि नहीं जी हम इसमें शामिल नहीं है जी, हमने इसमें कुछ नहीं किया है वगैरह वगैरह, जो अपनी सफाई देनी पड़ी। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट थी कि केनिया में जाकर के उस पत्रकार की जो हत्या हुई उसको पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट नहीं कराया था और ये जाहिर है कि जो पत्रकारों को भयाक्रांत करके रखा जाता है। हम आपके चैनल में समय की कमी है संजू सर, समय की पत्रकारों के साथ बैठते हैं, माफी के साथ लेकिन मैं समझता हूं कि उनकी मजबूरियां क्या होती हैं और वो जिस टेरिटरी पर बैठ करके बात कर रहे हैं उसकी मजबूरियों को हम समझते हैं। और लेकिन ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि वहां पर पाकिस्तान की सेना का जो कंट्रोल है वैसे ही बना रहे। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव सर आपका, अनुज माथुर सर आपका और तैयब बलूच साहब आपका, आप तीनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े होते हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा।